दोस्तों जो आपका पेपर हुआ है आज 901 का, जिसका नाम है संज्ञान अधिगम और बाल विकास, इसके सेट 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि सेट ए की बात कर रहे हैं। इस बार आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है पूरा का पूरा, जो कि बोर्ड ने बताया ही नहीं था कि आपका पैटर्न जो है कोड वाइज आएगा, यानी कि सेट वाइज आएगा। तो सभी के अलग अलग सेट्स देखने को मिले होंगे। किसी के पास सेट ए आया है, किसी के पास सेट बी आया है, किसी के पास सेट सी आया है। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर अगर भेजना चाहते हैं किसी भी सेट का, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को ही भेज सकते हैं 84690222 पर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर जब आप भेजेंगे अपने कोड को, तो उसके सॉल्यूशंस बता दिए जाएंगे। जैसा कि हम सेट ए की बात कर रहे हैं, जिस विद्यार्थी ने सेट ए भेजा है, तो उसके सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपका ये टोटल जो पेपर था, ये 70 नंबर का था। आपको 70 में से 40% चाहिए था, इसका 40% निकालिएगा, तो इसका आ जाएगा आपके पास 28 नंबर। 28 नंबर आपको चाहिए इसको पास करने के लिए। ठीक है, 28 नंबर अगर आपके नहीं आते हैं तो आप पास नहीं हो पाओगे, ये ध्यान रखना है। तो 40% आपको इसका लाना था। 28 नंबर आपको किसी भी हालत में आपको जो है यहाँ से प्राप्त करने हैं। 70 में से मात्र 28 नंबर आपको लाने हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपके अगर 28 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका जो है रिजल्ट खराब हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए इसके सेट ए की बात कर रहे हैं हम, और इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। और जिसके पास भी सेट बी या सी है, तो वो भी हमारे को व्हाट्सएप नंबर जो मैंने बताया है इस पर भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम का मुख्य नियम है। देखिए अधिगम का ये जहाँ पे ये आपका पेपर, जिसके पास भी ये सेट ए आया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी कि लगभग लगभग 60% क्वेश्चन जो हैं आपके फर्स्ट ईयर से उठाए गए हैं। फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन जो है 60% आया हुआ है, यानी कि आप जो है इसमें से 60% का मतलब हो गया, अगर आपने फर्स्ट ईयर को ढंग से पढ़ा होगा, आपको याद होगा, तो 70 का 60% निकाल लीजिए, 70 इंटू 60% कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 742 यानी कि 42 नंबर तो आपको फर्स्ट ईयर से ही मिलने वाले थे। 42 नंबर अगर आपने फर्स्ट ईयर की अच्छी तैयारी करी थी, तो 42 नंबर तो फर्स्ट ईयर ही दे देता आपको। ये चीज़ इसमें पूछी गई है। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने चेक करे देखे, और यहाँ पे सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस फर्स्ट ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, और इसके जितने भी आंसर्स हैं उसको हम चेक कर लेते हैं। पहला जो है, अधिगम का मुख्य नियम है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अधिगम के 3 ही नियम हैं जो मुख्य नियम में आते हैं। ठीक है, अधिगम के 3 नियम कौन से हैं? एक तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम है, और तीसरा प्रभाव का नियम है। तो यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि केवल तत्परता का नियम दिया है। तो तत्परता का नियम जो है अधिगम का मुख्य नियम में पहले नंबर पर आता है। तो आपका जो है ए ऑप्शन, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तत्परता का नियम जो है इसका आंसर होगा। अधिगम का मुख्य नियम क्या है? तो तत्परता का नियम हो जाएगा। अगर इसको हम इंग्लिश में चेक करना चाहें, तो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है इसका जो है मेन रूल जो है लर्निंग का कहलाएगा। ठीक है, अधिगम मतलब सीखना होता है, और सीखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। तो ये पहला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। तो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में जो चीज़ शामिल होती है उसमें अपनी तुलना है, पृथक्करण भी है, सामान्यकरण भी है, निरीक्षण भी है, परिभाषा निर्माण भी है, नामकरण भी है, सामान्यकरण भी है, संश्लेषण भी है। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल है। तो यानी कि निरीक्षण भी है, विश्लेषण भी है, तुलना भी है, सारे के सारे इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी जिसने भी टिक किया है, तो उसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है इंग्लिश मीडियम देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन एज वेल एज एनालिसिस एंड देन कंपैरिजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे को जो ऑप्शंस दिए गए सारे के सारे करेक्ट है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू का है, इसमें यहाँ पूछा गया आपसे, पियाजे के संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं बताइए। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पियाजे ने जो संज्ञात्मक विकास की जो अवस्थाएं दी थी, वो अपनी टोटल मिला करके उसने 4 दी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और आपको याद भी होगा कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। और 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था थी आपकी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका, सी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे द क्वेश्चन में पूछा गया अनुकरण सिद्धांत दिया था। अनुकरण जो सिद्धांत है ये किसका दिया हुआ है? तो इसको 2 बंदों ने दिया था। आपको ध्यान रखना है, अनुकरण का जो सिद्धांत है इसको 2 बंदों ने दिया था, और दोनों ही गुरु चेला यानी कि शिष्य और गुरु थे, और उनका नाम है प्लेटो। ठीक है,
तो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, प्लेटो के शिष्य ने अरस्तु ने भी दिया था और प्लेटो ने भी दिया था। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे नीचे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ सिमुलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया केरोल ग्लीगन का जन्म हुआ था। केरोल ग्लीगन जो है ये एक मनोवैज्ञानिक थी, ठीक है। आपको नाम से ऐसा नहीं महसूस हो रहा होगा कि ये आदमी का नाम है या औरत का नाम है, लेकिन ये लेडी थी। केरोल ग्लीगन का जन्म जो है ये अमेरिका में हुआ था, और अमेरिका का नाम आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा अमेरिका तो यार न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क है वो अमेरिका में है। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस करे हैं तो यहाँ से आपको मिलने वाले हैं 5 अंक। तो आपकी 5 अंकों की प्राप्ति जो है यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, और सबसे अच्छी बात तो है कि आपके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे हम बात करें अ पार्ट की, लेखन से संबंधित अधिगम कठिनाई खाली स्थान है। तो लेखन से जब भी संबंधित कोई अधिगम कठिनाई, यानी हम लिखना सीखने में अगर हमको कोई कठिनाई आती है, लिखना हम जैसे लिखते हैं तो कोई कठिनाई आती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पे जो है आपका 6th नंबर जो है इसमें आ जाता, आपका 6th नंबर। ऑप्शंस आपके सामने है, ये 6th नंबर जो है इसमें आ जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से क्वेश्चन ही आपको आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो किसी भी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक का नाम और नहीं है, केवल एक ही है, जेरोम एस ब्रूनर। तो यहाँ पर जो है ये आपका बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा नंबर, 5वां नंबर जो है इसमें आ जाता है, ठीक है। आपको केवल एक ही मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे नाम दिया गया, बाकी कोई मनोवैज्ञानिक है ही नहीं। तो आपको तो आसानी से बता देना है कि भाई ये नामक पुस्तक किसकी है, तो आसानी से आपका सबका आंसर सही हो जाएगा कि 5वां जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी एक सिंपल बच्चा भी बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कोई और दूसरा नाम नहीं है। तो आपसे नाम पूछा गया तो नाम का आपका सीधा सीधा ये आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 खाली स्थान में बांटा है। तो पियाजे ने जो अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा था, 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आना था, 2 उप प्रक्रियाओं में जो है इसको बांटा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अच्छा शिक्षण 1/4 तैयारी और खाली स्थान थिएटर है। तो देखो अच्छा शिक्षण जो है 1/4 तैयारी है और साथ ही साथ 3/4 जो है थिएटर है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता। और ये जो कथन है ना, ये दिया था गैल गोडविन ने। ये कथन जो है ये किसका था, ये कथन था गैल गोडविन का। अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो आपको याद होगा, गोडविन का, ठीक है। गैल गोडविन ने जो है ये कथन दिया था, तो वही ये कथन यहाँ पे दिया गया, इसका एक स्टेप छोड़ दिया गया आपके लिए। अब अगला जो प्रश्न बचता है, अंतिम बचता है, ऑप्शंस आपके पास 6 हैं और आपको सेलेक्ट करने हैं केवल 5 आंसर्स। तो लास्ट जो है नैतिक विकास को खालिस्तान विकास भी कहते हैं। तो नैतिक विकास को जो है हम चारित्रिक विकास भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको भरना था। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे, बस आपको भरना था, और बहुत समझदारी से अगर आप भरते तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते। और यहाँ पर अगर आपने ये सारे करे हैं तो यहाँ से भी 5 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहले 5 अंक और ये 5 अंक, 10 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं अभी तक। आपको मात्र 28 अंक चाहिए जिसको आप पास करवा सकता है आपको। तो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि कौन कौन से ऑप्शंस होंगे, ऊपर जो बताया है वही ऑप्शंस नीचे भी आपको फुलफिल करने हैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। व्यक्तिक भिन्नता किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिक भिन्नता किसे कहते हैं? इसमें आप चाहे तो किसी मनोवैज्ञानिक का परिभाषा दे सकते थे या खुद भी लिख सकते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी फर्स्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रूप में, रंग में, शारीरिक संगठन में या गठन में, या विशिष्ट योग्यताओं में, या बुद्धि के रुचि के अनुसार, या स्वभाव में, या उपलब्धियों में, या व्यक्तिगत अन्य गुणों में जो है भिन्नता रखता है, उसी को हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आप अपने मन से ये लिख सकते थे। बाकी बहुत सारे स्किनर के भी इसमें सुझाव हैं, जेम्स ड्रेवर ने भी अपने सुझाव दिए हैं, व्यक्ति भिन्नता क्या कहते हैं, उनके एक एक लाइन के हैं। अगर स्किनर की बात करूं तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन या मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता का उन्होंने, स्किनर ने जो है अपना एक परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी।
अगर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर ने जो परिभाषा दी है वो अलग है। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों से औसत जितना भिन्नता रखता है वही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। इसके बाद जो बी पार्ट है इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, प्रतीक और संकेत से आप क्या समझते हैं। देखो प्रतीक और संकेत में बहुत ही सिंपल सा एक जो है डिफरेंस है, अगर आप समझेंगे तो देखिए संकेत जो है ये अपने आप में एक भाषा होती है, ठीक है। संकेत क्या है, ये एक भाषा का रूप है। संकेत आपको दिखाई देता है, भाषा मतलब कि वो बिना बोले ही आपको भाषा देता है। जैसे संकेत की बात करूं तो आप जब सिग्नल पे जाते हैं तो आपको संकेत मिलता है, जैसे कि आपको रेड लाइट मिलेगी, येलो लाइट मिलेगी, ग्रीन लाइट मिलेगी। तीनों के संकेत अलग अलग हैं और ये भाषा आपको अपने आप बताता है कि भैया ग्रीन है तो आपको जाना है, येलो है तो रुकना है या तैयार रहना है, और रेड है तो आपको बिल्कुल स्टॉप कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है संकेत क्या होता है, तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखें, संकेत अपने आप में एक भाषा है और इसका उपयोग जो है लोगों को कुछ संप्रेषित यानी कि निर्देश देने के लिए किया जाता है। ये हो गया संकेत। और प्रतीक क्या होता है, प्रतीक की बात करते हैं तो प्रतीक देखिए, प्रतीक तो एक चिन्ह का रूप लेता है। तो प्रतीक क्या है, ये व्यक्तिपरक होता है, यानी कि जो भी प्रतीक है, चिन्ह जो होते हैं उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। उसको जो है कोई भी आसानी से कोई प्रतीक या चिन्ह देख करके जो है आसानी से उसका आइडिया नहीं लगा सकता, उसको जो है किसी न किसी के द्वारा जो है उसको व्याख्यान करके बताना पड़ता है। तो प्रतीक की व्याख्या आवश्यक होती है, जहाँ तक कि संकेत अपने आप में एक भाषा होता है जो खुद ही इंसान जो है संकेतों को देख करके समझ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संज्ञान क्या है। तो संज्ञान भी आप अच्छे तरह से जानते हैं भाई, संज्ञान क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने बार बार बताया है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो संज्ञान क्या होता है, संज्ञान का अर्थ जो है, इस संज्ञान का अर्थ जो है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, संज्ञान का अर्थ समझ या, आपका या तो समझ होगा, अर्थ समझ या ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। बस इतना ही आपको लिखना था, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, समझ होता है या ज्ञान होता है। तो यही हमारा जो है इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, एक वर्ड में एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना, वन सेंटेंस में आपको उत्तर देना है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, बोव बोव सिद्धांत का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो बोव बोव सिद्धांत जो है इसका नामकरण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मैक्स मूलर, ठीक है। तो आपने लिख दिया होगा, अगर आपको याद होगा तो इनका नाम था मैक्स मूलर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, स्वाभिमान का अर्थ क्या होता है। स्वाभिमान का बहुत सिंपल सा अर्थ है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि अधिगम के हिसाब से अपनी बुक के हिसाब से लिखें। स्वाभिमान जो है इसका अर्थ होता है कि किसी के स्वयं के मूल्य या क्षमताओं या सदाचार में जो विश्वास होता है उसी को हम स्वाभिमान बोलते हैं। मतलब अपनी अहम के हिसाब से मेरा जो मूल्य है, मेरा जो अपने आप पे विश्वास है, मेरी जो क्षमताएं हैं उस पर मेरा विश्वास है, वही मेरा स्वाभिमान है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर लिख देना था। तो यहाँ पे अगर आप फिर से 5 क्वेश्चन को सही कर देते तो यहाँ से भी आपको 5 अंक प्राप्त होते। टोटल मिला के आप 15 अंक तो ऐसे ही प्राप्त कर चुके छोटे क्वेश्चनों से। टोटल नंबर चाहिए 28, जिसमें से आपने 15 प्राप्त कर लिए, मात्र 13 नंबर और चाहिए जो कि आप बड़े क्वेश्चनों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे फर्स्ट ईयर के पूछे गए हैं। जहाँ तक हम पहली बात करें, विस्मृति की कोई 2 सामान्य कारण क्या हो सकते हैं। तो विस्मृति के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सामान्य कारण हो सकते हैं, उसमें से आपको 1-2 लिख देना था। तो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको सिंपल सा है तो एक अभ्यास का अभाव है। क्या है पहला कारण, अगर मैं आपको बोलूं अभ्यास सही नहीं है तो विस्मृति हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल देंगे अभ्यास, अभ्यास का अभाव होगा तो भी विस्मृति हो जाती है। दूसरा, अगर मैं रीज़न, दो ही हमसे बोला है, 2 कारण लिखिए, बस कारण लिखना, आपको समझाना नहीं। या समय का कोई प्रभाव है, समय का प्रभाव, ये भी इसमें विस्मृति में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं बोलूँ कि बाधा का सिद्धांत इसमें शामिल होता है, तीसरा बोलूँ मैं बाधा का सिद्धांत। अब ये बाधा का सिद्धांत क्या होता है, बाधा का सिद्धांत ये कहता है, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, आपने कोई पुस्तक पढ़ ली, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद जैसे ही आप दूसरी पुस्तक उठाते हैं तो आपने जो पहली पुस्तक पढ़ी थी
उसके मेन पॉइंट या उसके जो भी आपने पढ़ा था वो आपको याद नहीं रहता, तो वो बाधा बन जाती है वहाँ पे आपके लिए, तो उसी को हम बाधा का सिद्धांत बोलते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँ तो इसमें जो है दमन का सिद्धांत भी शामिल होता है। दमन का सिद्धांत, ये सारे के सारे जो है कारण आते हैं इसमें। इसके अलावा जो नेक्स्ट, अगर मैं पांचवा कारण भी बताऊं, क्योंकि मैं आपको सारे बता देता हूं, जो भी आपने लिखा होगा तो इससे मैच होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। समय का प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा अभ्यास का सिद्धांत, अगर अभ्यास भी सही नहीं है तो जैसे कि अभ्यास का अभाव मैंने बताया है, बाधा का अभाव होगा, या बाधा का सिद्धांत आ गया, दमन के सिद्धांत आ गए, ये सारे के सारे विस्मृति के कारण हैं। और भी आप बता सकते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको, ये चार तो है ही मुख्य तरह से। अगर रुचि और ध्यान और इच्छा नहीं है तो ये भी क्या होगा, बाधा होगा। रुचि नहीं हो आपका, या तो रुचि नहीं हो, या फिर आपकी क्या हो, ध्यान ना हो, ध्यान, ठीक है। तो रुचि और ध्यान का अभाव भी जो है आपका, या इच्छा का अभाव भी जो है ये बाधा उत्पन्न करता है। उसके अलावा जो है विषय का आपको जो स्वरूप पसंद नहीं आया, कि विषय कैसा है, विषय का स्वरूप, तो विषय का स्वरूप भी आपको इफेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आप केवल इसमें से दो लिखते तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाते। हमने अभी तक बात कर ली 15 नंबर, यहाँ पे हो गए 17 नंबर। आगे है अधिगम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसका तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आप जानते ही हैं। तो अधिगम क्या होता है, अपने सीखने की विशेषताओं को प्रकट करता है। अधिगम क्या कहता है, सीखने की विशेषताओं को प्रकट करता है। और सीखने की जो क्षमता है वो अपने अपने अलग अलग स्तर पे होती है, हर विद्यार्थी की अलग अलग होती है। यही अवधारणा जो है इसमें आपको लिख देनी थी। तो यहाँ पे भी आपको 2 नंबर जो है इस डेफिनेशन से मिल जाता। नेक्स्ट जो है बहिष्करण के प्रभाव लिखिए। बहिष्करण के क्या प्रभाव हो सकते हैं, बस आपको ये बताना है। तो बहिष्करण के प्रभाव बहुत सारे हैं जिनको आप बता सकते हैं कि बहिष्करण के भाई ये प्रभाव होते हैं। इसमें भी आप 2 अंक प्राप्त कर सकते थे अगर आपने बहिष्करण का प्रभाव लिख दिया है, जिसमें आपका मानसिक प्रभाव देखने को मिलता है, शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है, सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है। सारे के सारे बहिष्करण के प्रभाव हैं। केवल आपको प्रभाव पूछा है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना था, आपको कोई भी 2 प्रभाव लिखना था। तो मानसिक प्रभाव देखने को मिलता है, शारीरिक प्रभाव देखने को मिलता है, सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये सारे के सारे क्या है, बहिष्करण के प्रभाव हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति में देखने को मिलता है। और उसके अलावा मानव के जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है। और उसके जो है कैसे कह सकते हैं, उसकी गरीबी या निर्धनता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो सारा का सारा बहिष्करण का ये प्रभाव है। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है, अल्पकालिक स्मृति का मतलब हो गया कि हमने जो है कुछ समय तक जो है पढ़ा और वो कुछ समय तक याद रहा, ज़्यादा समय तक वो याद नहीं रहेगा, उसी को हम अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। मतलब ऐसा अल्पकालिक स्मृति, ये जो बहुत ही कम अवधि तक जो स्मृति हमारी होती है, जो याददाश्त होती है, उसी को अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मोबाइल नंबर ये है, तो आप जो है मेरा मोबाइल नंबर आपने याद कर लिया, लेकिन आपको 5 मिनट या 10 मिनट बाद में पूछा जाए कि वो मोबाइल नंबर जो आपको बताया था वो क्या था, तो आप नहीं बता पाए। तो वही छोटे से टर्म के लिए जो आपको याद हुआ था, उसी को अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। ठीक है, बहुत ही कुल कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो खेल जो है, इसके 4 नियम बताने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कोई विद्यार्थी कर देगा इसको आसानी से। यहाँ पे भी 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। नैतिकता क्या होती है, तो ये नैतिकता क्या होती है, तो नैतिकता को अभी हमने देखा था, हमने समझा था कि नैतिकता जो है एक चारित्रिक विकास है, जो कि मुख्य रूप से अनिवार्य होती है। ठीक है ना, ये सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो है देखी जाती है, जिसका उद्देश्य जो है समाज के हित में ही होता है। तो ये 1-2 लाइन आप इसमें लिख देते हैं। नैतिकता का अनिवार्य रूप क्या है, सामाजिक व्यवस्था है, और जो है इसका उद्देश्य समाज का हित करना है, साथ ही साथ दूसरे के मूल्यों का सम्मान करना है, और दूसरे के प्रति जो है सहानुभूति को प्रकट करना है। तो ये नैतिकता होती है। ठीक है, मोरलिटी जिसको बोलते हैं, हमने मोरल वैल्यूज हमने क्या सीखी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका 10वां क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे बड़े क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं आपके, तो इनको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना था। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको डिसकैलकुलिया का उपचार बताइए। डिसकैलकुलिया के बारे में आपको पता ही है कि डिसकैलकुलिया जो होता है, ये मैथ लर्निंग में ज़्यादा आता है दिक्कत। जब मैथ की समस्याओं को हम समझ नहीं पाते हैं तो डिसकैलकुलिया के नामक बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो है ये, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास जो है संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर को जो है बच्चे का साइकोलॉजिकल जो है टेस्टिंग करके उसमें कौन सी गणित से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने का वो प्रयास करता है। उसके अलावा और भी बात है इसमें, आप बता सकते हैं कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है।
ठीक है, इसको न्यूरोलॉजिस्ट भी कर सकता है। अच्छा जो है वातावरण प्रदान किया जाए, ढंग से छोटी छोटी संख्याओं को या छोटे छोटे विषयों को या छोटे छोटे अंकों का ज्ञान दिया जाए, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, डिसकैलकुलिया चला जाएगा। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसमें जो है एक मनोवैज्ञानिक या एक डॉक्टर की सलाह ली जाए, और बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 3 पॉइंट इसमें आपको लिखने थे, 3 पॉइंट अगर आप प्राप्त करते तो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिल जाते। अगला जो है यहाँ पे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार लिखिए। तो अधिगम स्थानांतरण जो होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, ये आपको बस इतना ही पूछा है, यहाँ पे डिस्क्राइब करने को बोला नहीं है। इसमें जो आपको है क्षैतिज स्थानांतरण होता है, ठीक है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है, अनुलंबीय स्थानांतरण होता है, और पार्श्विक स्थानांतरण होता है, साथ ही साथ द्विपार्श्विक भी होता है। तो आपको जो है कम से कम जो है वही प्रकार आपको पूछे गए हैं, 3 नंबर का है क्वेश्चन, तो कम से कम 3-4 तो आपको पॉइंट इसमें अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार जो है इसमें बताने थे, जिसमें ऋणात्मक, सकारात्मक, धनात्मक, ये भी आप लिख सकते हैं। शून्य स्थानांतरण भी इसमें काम आता है। तो ये सारे के सारी चीज़ इसमें लिख सकते हैं। तो ऑप्शन भी था आपके पास में, दोनों में से कोई एक ही करना था आपको 3 अंक प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चिंतन से आप क्या समझते हैं? फर्स्ट ईयर का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चिंतन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना फर्स्ट ईयर के मैक्सिमम मैंने आपको बताया था। चिंतन जो है क्या है, आपकी जो संकल्पनाएं हैं, निर्णय हैं या सिद्धांत हैं, उनको जो है परिवर्तित करने की एक संक्रिया होती है चिंतन। ठीक है, हम किसी विशेष समस्या को सुलझाने के लिए जो गतिविधि को हम समायोजित करते हैं और मानसिक रूप से उसको तैयार करते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि कैसे उसका समस्या का समाधान निकाला जाए, तो वही हमारी चिंतन कहलाती है। ठीक है, तो चिंतन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। आप चिंता क्यों करते हैं, तो आपको पता ही है कि हमको समस्या का जो है समाधान चाहिए, इसलिए जो है चिंतन करते हैं। तो आप इसको समझा सकते थे। 3 अंक के हिसाब से आप थोड़ा सा आपको उसकी डिस्क्राइब कर देना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तर्क का स्पष्ट जो है अर्थ आपको स्पष्ट करना है। अब जो तर्क है, इसका अर्थ अगर आप स्पष्ट करेंगे तो इसमें क्या है, तर्क मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में जो है हमें क्या करना है, बताना है। तर्क का मतलब होता है कि हम ऐसे कोई ना कोई तर्क, यानी कि कह सकते हैं कि कथनों की या कहानियों की श्रृंखला पेश करते हैं, जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को या किसी समुदाय को या किसी विद्यार्थी को जो है अपने बातों के लिए राजी कर लिया जाता है, यानी कि वो हमारी बातों को मानने लग जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तर्क कहते हैं। ठीक है, उसको सत्य मानने के लिए हम लोग बहुत सारे कारण देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अथवा में दोनों ऑप्शन था, कोई सा भी आप कर सकते थे। कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। कहानी कथन का क्या शैक्षिक उद्देश्य है, तो इसमें आप बता सकते थे। कहानी कथन भाई क्या करता है, आपका आत्मविश्वास पैदा करता है, समझने की रुचि पैदा करता है। ठीक है, उसके अलावा जो है उचित जो है मुहावरे और लोकोक्तियों द्वारा जो है हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें नैतिकता जो है उत्पन्न होती है और समाज को समझने में जो है कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। साथ ही साथ शिक्षार्थी जो है अपने आप को जो है आनंदपूर्वक और मनोरंजन पूर्वक जो है इसमें सम्मिलित करते हैं। तो इसीलिए हम कहानी कथन के शैक्षिक उद्देश्य जो हम इसमें लिख सकते थे। तो इस तरह से ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। भाषा विकास का क्रम क्या है, ये आपको इसमें से और ऑप्शन में था, ये करना था। आज आपकी अंतिम तिथि है जिसमें आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी विषय के जो आपके बच्चे हुए हैं एग्ज़ाम। तो उनके बारे में आकर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है सारा प्रोसेस। तो आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस। और उन पीडीएफ को आप प्राप्त करने के बाद आपके जैसे सेट्स बन रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमाए जाएंगे। हर सेट्स में बहुत सारे अलग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछा गया समूह गतिविधि क्या आप समझते हैं, और खेलों के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। खेल क्या करता है, शारीरिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, साथ ही साथ जो है मनोरंजन करता है। उसके अलावा जो है उद्देश्यों को समझने और निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो है सामूहिक गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए मतलब हमारे को सहायता करता है, भाईचारा उत्पन्न करता है खेलों के द्वारा। सब कुछ ये सारे के सारे चीज़ें क्या है, इसे विशेषताएं हैं। तो इसमें लिख देते 3 नंबर का। यहाँ से भी आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेट नंबर ए जो है बहुत ईजी पेपर था ये। अभिसारी और अपसारी चिंतन, मैंने ये चिंतन का सारा वीडियो जो है पहले बनाया हुआ था, अगर आपने देख लिया होगा तो चिंतन के बारे में मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट ईयर में जो है चिंतन पूछा गया है। इसमें मूर्त अमूर्त चिंतन भी है, तो इसको भी आप बता सकते थे। आपने तो पढ़ा ही है, मूर्त और अमूर्त चिंतन तो हमने बताया ही है, तो इसको आपने लिख दिया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। एनकोडिंग के प्रकारों के नाम लिखते हुए प्रत्येक प्रकार का उदाहरण आपको देना है कि एनकोडिंग क्या होती है, उसके क्या प्रकार हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक अवधान में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सूचना संप्रेषण उपागम की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट करनी है। और ऑप्शन में है
अब मैंने बताया था कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ये हमेशा पूछता है, तो आपने पढ़ लिया होगा, इसको कर दोगे तो 4 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। सक्रिय अनुबंध और शास्त्रीय अनुबंध में अंतर क्या है ये भी बताना था, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दे दिया। हालांकि सारे क्वेश्चंस जो है इजी दिए गए हैं, क्योंकि इसके और ऑप्शन में जो है एक क्वेश्चन आपको इजी दिया गया है। भाषा विकास के प्रमुख स्रोत क्या है उसका वर्णन कीजिए, सारा का सारा बताया भाषा का विकास कैसे होता है। 100 अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रत्येक कारक को जो है स्पष्ट करने के लिए 5 अंकीय प्रश्न पूछा गया, तो आपको जो है 5 कम से कम इसके कारण जो है या कारक जो है स्पष्ट करने हैं। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो और ऑप्शन में था, बचपन में अवधारणाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी दीजिए। जो मैंने आपको बताया था उस तरह के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने ढंग से सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है, और मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चंस जो हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपने 901, 902 और 903 पढ़ लिया होगा तो आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे। तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए हुए हैं, आपने पढ़ लिया होगा तो आपका पेपर भी बेहतरीन हो चुका होगा। सेट ए की हम बात कर रहे हैं, सेट बी जैसे ही हमारे पास आता है उसको हम सॉल्व करवा के दिखा देंगे आपको। 19वां नंबर जो है आपका, अवधान की आंतरिक और बाह्य दशाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रत्येक दशा के बारे में आपको बताना है, ये भी 5 अंक के प्रश्न है। नेक्स्ट जो है इसी में आपसे पूछा गया और ऑप्शन में, मुखर स्मृति को प्रभावित करने वाले कारणों का वर्णन कीजिए, तो इसको भी आप जो है आसानी से बता सकते थे इनके कारणों को। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा क्या गया है, बच्चे किस तरह संप्रेषण करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संदर्भ में जो है आपको समझाना है। और तीनों अवस्थाएं जो है हमने पहले ही डिस्कस कर लिए कि तीनों अवस्थाएं कौन से समय में होती हैं, ठीक है। उसके हिसाब से जो आप अपनी कथा रच सकते थे, आपको 5 अंक प्राप्त हो जाते, क्योंकि एग्जामिनर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। संप्रेषण की बात हो रही है कि वो कैसे आपस में बात करते हैं, किस अवस्था के बच्चे किस अवस्था में बात करते हैं, तो वो उम्र के हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा। इसका अथवा पार्ट में भी आपको ऑप्शन दिया गया था, भाषा जो है विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब भाषा विकास जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इसको तो विस्तृत रूप से हमने चर्चा किया था, तो इसको आपने पढ़ लिया होगा। और इसका आंसर अगर आप ऊपर वाला नहीं दे सकते तो नीचे वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। मैं कहता हूँ मैक्सिमम जो है एक बच्चा अगर फुल कोशिश करता और अच्छे तरीके से एग्जाम को तैयार करता तो यहाँ पे 60% जो है, यहाँ पे 60 नंबर जो है 70 में से प्राप्त कर लेता, 70 में से 60 नंबर जो है ये प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे आसानी से 60 नंबर आप प्राप्त कर सकते थे, तो 60 नंबर आपका आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था, बहुत ही इजी। क्योंकि फर्स्ट ईयर को यहाँ पे ज़्यादा का आपका जो है इस कोड में फर्स्ट ईयर जो है आपका ज़्यादा पूछा गया, क्योंकि अभी यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या करा है आपके, सॉरी, एग्जामिनर ने क्या करा है आपको कि यहाँ पर जो है सारे के सारे सेट्स बना दिए हैं, जैसे कि सेट नंबर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो जब ये सेट में क्वेश्चंस देगा तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि कुछ सेट्स में तो आपके बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे, किसी किसी सेट में कुछ क्वेश्चंस जो है हैवी आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे सेट्स, क्योंकि 3 सेट्स जब बनाएगा तो 3 सेट्स के हिसाब से वो बहुत सारे क्वेश्चन को चूज़ करेगा जो आपने पिछले 4-5 साल में देखे होंगे, उनमें से भी क्वेश्चन उठाएगा वो। और मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ढंग से पढ़ लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब सेट्स के रूप में आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना ही करना है, देखना ही देखना है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बताए हैं, और जो हमने पीडीएफ आपको सॉल्व करवाए हैं वीडियो के माध्यम से उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। और जो जो चीज़ें मैंने बताई इस तरह से आप उसको फॉलो करिए, आराम से आपका एग्जाम जो है बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो आपका सेट बी या सेट सी का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे ही हम इसके सॉल्यूशन को अपलोड करेंगे आप उसको चेक कर लेना। यदि आप अपने पेपर्स को भेजना चाहते हैं तो जैसे मैं बता चुका हूँ 84690 है, ठीक है, और फिर 22 और 568 है। इस नंबर पे आप जो है अपने पेपर का पीडीएफ भेज सकते हैं। पेपर का पीडीएफ फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और आज अंतिम टाइम है, अंतिम समय है, आज के दिन के बाद में आपको पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। तो अब भी आपके पास समय है, आप जिसने पीडीएफ प्राप्त नहीं किया है तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये 17 तारीख के बाद में पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो अपना पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।